वर्ल्ड समाचार हिंदी। नमस्कार, चलिए बिना कोई देरी किए सीधे शुरू करते हैं 22 अक्टूबर 2025 का द हिंदू रिव्यू। तो ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये एक कंप्लीट कैप्सूल है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं आज की वो कौन सी सुर्खियां हैं जो तैयारी को एक नई दिशा देंगी। शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जहां से दो बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तरफ दम घोटता प्रदूषण है, तो दूसरी तरफ यमुना को बचाने की एक नई उम्मीद। तो दिवाली के बाद दिल्ली की हवा का जो हाल हुआ है, सच पूछिए तो वो जहरीली हो चुकी है। मंगलवार सुबह की बात करें तो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हम AQI कहते हैं, वो पहुंच गया 429 पर। ये सिवियर यानी कि बेहद खतरनाक कैटेगरी है, और इसी के साथ दिल्ली बन गया दुनिया का सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर। मतलब पिछले करीब 5 सालों में इतनी खराब हवा दिल्ली ने नहीं देखी। अच्छा, तो सवाल ये है कि हालात इतने बिगड़े कैसे? देखिए, इसके पीछे कई वजहें एक साथ काम कर रही हैं। एक तो PM 2.5 का लेवल 400 को पार कर गया। दूसरा, पाबंदियों के बावजूद पटाखे जमकर चले, और ऊपर से हवा की रफ्तार इतनी कम थी कि सारा धुआं, सारा प्रदूषण दिल्ली NCR में ही अटक कर रह गया। इसमें पंजाब में पराली जलाने की 353 घटनाओं ने भी, कह सकते हैं, आग में घी का काम किया। इन्हीं हालात को देखते हुए अब GRAP का स्टेज 4 लागू कर दिया गया है। जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए AQI, GRAP और CPCB जैसे टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ जहां प्रदूषण की ये बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ यमुना को बचाने के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल हो रही है। दिल्ली जल बोर्ड ने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है 34 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने की, जिन्हें DSTPs कहते हैं। इनमें से 13 के लिए टेंडर भी निकल चुके हैं। अब इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं, उनका गंदा पानी यमुना में गिरने से पहले उसे सोर्स के पास ही ट्रीट कर लिया जाए, साफ कर लिया जाए। लक्ष्य रखा गया है कि दिसंबर 2027 तक ये सभी 34 प्लांट काम करने लगें। एग्जाम के लिहाज से देखें तो ये अर्बन रिवर मैनेजमेंट और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन केस स्टडी है। चलिए अब अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं, जहां से दो बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं जो देश की आर्थिक सेहत का पूरा हाल बयां कर रहे हैं। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, और पहला ही आंकड़ा आपको चौंका सकता है। RBI के ताज़ा डेटा के मुताबिक अगस्त में भारत का नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI -159% तक गिर गया। जी हां, आपने सही सुना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस महीने देश में जितना विदेशी निवेश आया, उससे कहीं ज्यादा पैसा देश से बाहर चला गया, और इस फाइनेंशियल ईयर में ऐसा दूसरी बार हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर नेट FDI नेगेटिव हुआ कैसे? देखिए, इसको समझना बहुत आसान है। अगस्त में ग्रॉस इनफ्लो, मतलब जो पैसा देश में आया, वो था $6 बिलियन, लेकिन टोटल आउटफ्लो यानी जो पैसा देश से बाहर गया, वो था $6.7 बिलियन। सीधा सा हिसाब है, आया कम और गया ज्यादा, तो आंकड़ा नेगेटिव हो गया। हाँ, यहां एक बात पे गौर करना बहुत जरूरी है। अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल से अगस्त का ट्रेंड देखें, तो नेट FDI में 121% की जबरदस्त ग्रोथ भी है। तो ये एक महीने का डिप है, लेकिन हाँ, एग्जाम के लिए ग्रॉस और नेट FDI का ये फर्क समझना एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। इकोनॉमी के लिए एक और थोड़ी चिंता की खबर कोर सेक्टर से आई है। देश के जो 8 सबसे जरूरी उद्योग हैं, उनकी ग्रोथ सितंबर में सिर्फ 3% पर आके सिमट गई, जो पिछले 3 महीनों में सबसे कम है। इस सुस्ती की बड़ी वजह है कोयला, कच्चा तेल, नेचुरल गैस और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जैसे की सेक्टर्स में आई गिरावट। ये याद रखिए, इन 8 उद्योगों का प्रदर्शन हमारी पूरी नेशनल इकोनॉमी की सेहत का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कुछ बड़े राष्ट्रीय फैसलों और नीतियों पर, जिनका असर हम सब पर पड़ेगा। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक ओपन लेटर जारी किया। इसमें उन्होंने कुछ बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया, जैसे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, कई जिलों से नक्सलवाद का खात्मा और GST को आसान बनाना। उनका संदेश साफ था कि जब दुनिया संकट से गुजर रही है, तो भारत स्थिरता का एक प्रतीक बनकर उभरा है। एग्जाम के नजरिए से ये पॉइंट्स इंटरनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉलिसी के टॉपिक से सीधे सीधे जुड़ते हैं। तमिलनाडु सरकार ने फैक्ट्रीज रूल्स 1950 में एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब महिलाओं को उनकी लिखित सहमति से नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाज़त होगी। सिर्फ यही नहीं, उन्हें करीब 20 ऐसे कामों में भी रोजगार मिल सकेगा जिन्हें पहले खतरनाक माना जाता था। हाँ, एक शर्त है कि गर्भवती महिलाओं को इन खास भूमिकाओं से दूर रखा जाएगा। ये जेंडर इक्वालिटी और लेबर लॉ रिफॉर्म की दिशा में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी घोषणा की है। 2026 से जो अग्निवीर रिटायर होंगे उन्हें पुलिस की सीधी भर्ती में 20% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके साथ साथ कांस्टेबल और फायरमैन जैसे पदों के लिए उम्र में 3 साल की छूट भी मिलेगी। जो लोग डिफेंस और स्टेट पुलिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक बेहद ज़रूरी अपडेट है। अब एक ऐसा मामला जो दिखने में साधारण चोरी लग रहा था लेकिन अब बहुत गहरा हो गया है। सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी के मामले में केरला हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने एसआईटी को कहा है कि वो सिर्फ चोरी की नहीं बल्कि इसके पीछे की आपराधिक साजिश की भी जांच करे। कोर्ट को शक है कि ये अयप्पा मंदिर से सोना चुराने की एक सुनियोजित योजना थी। ये मामला बताता है कि कैसे हमारी जुडिशरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर नजर रखती है। और अब आखिर में चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की ओर। यहाँ अमेरिका से वीजा को लेकर एक राहत भरी खबर है और अफगानिस्तान में भारत ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। H-1B वीजा को लेकर भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। अमेरिकी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि $1 लाख की जो भारी भरकम फीस की बात चल रही थी वो सबके लिए नहीं है। USCIS के मुताबिक ये फीस सिर्फ 21 सितंबर 2025 के बाद फाइल किए गए नए एप्लीकेशंस पर ही लगेगी। मतलब जो लोग पहले से H-1B वीजा पर हैं या वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें ये फीस नहीं देनी होगी। ये भारतीय IT सेक्टर के लिए वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि H-1B होल्डर्स में करीब 70% भारतीय ही होते हैं। भारत ने अफगानिस्तान को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाया है। काबुल में जो हमारा भारतीय मिशन था उसे अब टेक्निकल मिशन से अपग्रेड करके एक पूर्ण दूतावास यानी एम्बेसी का दर्जा दे दिया गया है। ये फैसला तालिबान प्रशासन के साथ भारत के बढ़ते हुए एंगेजमेंट का एक साफ संकेत है और ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी एक अहम मोड़ माना जा रहा है। तो ये थीं आज की 10 सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। अब एक सवाल आप सबसे, इन 10 खबरों में से वो कौन सी एक खबर है जो आपके हिसाब से एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है और क्यों? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको रोज़ाना द हिंदू रिव्यू की अपडेट सबसे पहले मिले। मिलते हैं कल ताज़ा खबरों के साथ। धन्यवाद देखने के लिए और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।